और वहीं हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खेलों के इंडिया के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन कोविड के चलते 2 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब खेलो इंडिया का आयोजन 4 जून से 15 जून तक होगा। और आगे जानकारी देते हुए पंकज नैन ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन कब से होने जा रहा है, कब से खेलो इंडिया शुरू होगा और इसके साथ ही प्रदेश में जो खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत जो रोजगार मिलना है यानी जो नौकरी दी जानी है, उसमें अब सरकार ने क्या बदलाव किया और इसके साथ साथ खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए जो है वो मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के खेल निदेशक जो है वो पंकज नैन मौजूद हैं। सर, हरियाणा में खेलो इंडिया को लेकर जो है वो लगातार हम काम कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में कोविड जो है वो एक चुनौती बना और उसको आगे करना पड़ा। अब खेलो इंडिया को लेकर अंतिम क्या तैयारी है सर आपकी? खेलो इंडिया हमारा पहले दिसंबर में होना था और फिर क्योंकि कोविड के चलते उसको फरवरी में पोस्टपोन किया गया था। अभी लेटेस्ट फरवरी में फिर कोविड की एक लहर आई, तो अभी लेटेस्ट जो डिसीजन हुआ है वो जून में हम खेलो इंडिया करवा रहे हैं। 4 से लेके 15 जून तक खेलो इंडिया करवाएंगे। तैयारियां हमारी पूरी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो एजेंसीज हायर करने की हो, या फिर हमारे खिलाड़ियों की तैयारियां हों। और इस अगले 2 महीने में जो बाकी चीज़ें छोटी मोटी बची हुई हैं उनको भी करेंगे। जी सर, खेलो इंडिया का जो आयोजन होगा उसमें जो स्टेडियम है, हम जो आप बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, पंचकुला में ही ज़्यादातर गेम रहेंगे या आसपास भी कहीं आपने तैयारी की है? हमारे लगभग 70% गेम पंचकुला में रहेंगे और पंचकुला में अगर आप देखेंगे तो एक वर्ल्ड लेवल की जो फैसिलिटी है वो हमने तैयार की है। इसके साथ साथ कुछ गेम जो यहाँ पर जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है वो अंबाला में, शाहबाद में, दिल्ली में और जो हमारा शूटिंग रेंज है वहाँ पर भी करवाए जाएंगे, पर मैक्सिमम गेम हमारे पंचकुला में ही होंगे। सर, कितने खिलाड़ियों के इसमें पार्टिसिपेशन की उम्मीद है कि क्या जो है उसके हिसाब से क्या तैयारी है, कितने खिलाड़ी इसमें खेलो इंडिया में शामिल होंगे? लगभग 10,000 खिलाड़ी, ऑफिशियल कोचेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक दिन का जो पीक ट्रैफिक है वो लगभग 5,500 जो इस गेम के 6वें दिन रहेगा। जी सर, खेलो इंडिया के बाद हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में एक मुद्दा जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा, जिसको लेकर खिलाड़ियों में भी जो है वो जानने को उत्सुकता थी कि क्या अब सरकार करने जा रही है। हाल ही में मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह और आप तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में। अब हरियाणा के खिलाड़ियों को रोजगार किस तरीके से दिया जाएगा, क्या प्रावधान किया गया है? हरियाणा की खेल नीति हमेशा से ही भारत में सबसे अच्छी रही है और इस नीति को और अधिक अवसर हमारे खिलाड़ियों को मिले, इसी की दिशा में और कदम बढ़ाते हुए जो हमारा जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि जो हमारे स्टार खिलाड़ी हैं, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के खिलाड़ी हैं, उनको हम किसी कोटे से नहीं बांधेंगे। वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि वो अपनी परफॉर्मेंस देते ही उनको सीधी नौकरी दी जाएगी। उनको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई साल का डाटा निकाला गया तो उसमें देखा गया कि जो पहले ये हमारा एग्ज़ाम का सिस्टम था उससे ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं नौकरी नहीं ले पा रहे थे और पिछले 4 साल में केवल 2 खिलाड़ी ही एग्ज़ाम के थ्रू आ पाए थे। तो इस एग्ज़ाम को वहाँ पर ख़त्म करके उन्हें सीधे हम नौकरी देंगे और करीब 16 खिलाड़ियों को हम नौकरी दे भी चुके हैं और आगे जो भी मेडल लेकर आएगा या बड़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी हम सीधी देंगे। जहाँ तक इशू आता है ग्रुप डी का, तो उसमें पहले भी 10% कोटा था और अब भी 10% कोटा कंटिन्यू रहेगा। मेन मुद्दा ग्रुप सी को लेकर था, क्योंकि इसमें जो हम सीधी नौकरी दे रहे थे वो शायद हमारे खिलाड़ी कम थे और वो एग्ज़ाम के थ्रू खिलाड़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो जो 3% का कोटा ग्रुप सी का था वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जो बड़ी टूर्नामेंट है जिसमें ग्रुप सी के खिलाड़ी एलिजिबल हैं उनको हम सीधी नौकरी, तो दोनों ही चैनल ग्रुप सी के लिए खोल दिए हैं कि वो एग्ज़ाम देकर भी आ सकते हैं या सीधा नौकरी भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो उनके पसंदीदा विभाग हैं, जैसे कि पुलिस का विभाग है, स्पोर्ट्स का विभाग है, जहाँ वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सके, एजुकेशन का विभाग है, वहाँ पर भी इनकी चॉइस ली जाएगी ताकि वो एक खिलाड़ी के रूप में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके। जी सर, आपने बताया कि ग्रुप ए और बी में पदक लाओ और पद पाओ, यानी एक जो नीति है, यानी जो अवार्ड होगा जिस लेवल का उसी के आधार पर जो है उनको नौकरी दी जाएगी। ये तो खिलाड़ी के लिए एक अच्छी बात है, चूंकि खिलाड़ी अगर अपने खेल पे फोकस करते हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता और ग्रुप ए और बी की नौकरी में अगर रिजर्वेशन के तहत उसको अगर रोजगार मिलता है
तो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में और उसको क्वालिफाई करने में भी उसके सामने चुनौती थी। तो ऐसे में ये जो उनको अवसर दिया गया है ग्रुप ए और बी में, उनको सीधा मतलब उनका पद है उसके मुताबिक उनको पदक के मुताबिक पद देने का, तो ये उससे खिलाड़ियों को ज़्यादा फायदा होगा। और पिछले समय में आपने बताया भी है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इसके तहत रोजगार उनको मिला है। काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि पिछले 5 साल में केवल 2 ही खिलाड़ी 44 नौकरियां अगर सरकार ने निकाली, उसमें से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी क्वालिफाई हो पाए एग्ज़ाम देकर, तो बहुत सारी नौकरियां उसमें वेस्ट हो रही थी। इसी के लिए ये सोचा गया कि नंबर 1 चीज़ तो ये हमारे स्टार खिलाड़ी है ग्रुप ए और बी वाले, इनको किसी सीमा से हमने नहीं बांधना कि केवल 3% ही कोटा होगा। ये जितने भी खिलाड़ी पदक लेकर आएंगे सभी को नौकरी दी जाएगी, चाहे उसमें 4% हो जाए, चाहे 10% हो जाए, चाहे 20% हो जाए, तो सभी को दी जाएगी। और दूसरा, इनको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, इनको सीधा नौकरी दी जाएगी। अभी विभाग ने पिछले 3 साल में ग्रुप ए के 16 जो हमारे खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, उनको ऑलरेडी नौकरी दे दी है और वो अपनी सेवाएं भी बखूबी दे रहे हैं। सर, खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी जो वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले दिनों आपने जो है वो एक कोशिश की थी और खेल ग्रेडेशन के जो गलत सर्टिफिकेट बने थे उनकी जांच करवाई थी। अब आगे से खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से बने, उनको लेकर कोई नया जो है वो आप जो वो एक नई कोई पहल करने की कोशिश की हो, क्योंकि अब जो बैठक हुई आपकी उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है सर। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा हरियाणा का जेन्युइन खिलाड़ी है वो हमारी हरियाणा की योजनाओं का लाभ ले, और इसमें किसी भी तरीके से जो फर्जी खिलाड़ी या फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर व्यक्ति आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके का लाभ ना मिले, और इसके साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो। पहले अटेम्प्ट में इस तरीके की शिकायतों को क्लब करके हमने उसको ऑलरेडी विजिलेंस को दे दिया है, और पिछले 1 हफ्ते में विजिलेंस की टीम ने हमारे यहाँ से आकर और भी डाटा कलेक्शन किया है। हमारे 2-3 ऑफिसर्स को भी साथ में लगाया जो उनकी जांच में सहयोग कर रहे हैं, और जल्द ही उस पर जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं उन पर FIR दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो नई कंप्लेंट्स आ रही है उन पर भी अभी अम्बाला में भी हमने एक FIR दर्ज करवाई है, और आगे भी जितनी वेरीफाइड कंप्लेंट्स हैं उन पर भी हम FIR सीधा भी विभाग दर्ज करवाएगा। तीसरी बात कि फ्यूचर में इस तरीके की कोई रेपुटेशन ना हो, उसके लिए सभी फेडरेशन से पिछले 10 साल का उनका रिकॉर्ड हमने मांगा है, और उस रिकॉर्ड को हम एक पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को उसके अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो वो उसे देख सके और उस पर इशू रेज कर सके। इसके साथ साथ फ्यूचर में जितनी भी टूर्नामेंट्स होनी है उनके लिए भी फेडरेशन को ये कहा गया है कि 15 जब भी कोई टूर्नामेंट खत्म होती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर विभाग के पोर्टल पे जो खिलाड़ी पदक लेकर आए हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका डाटा डाल दे, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की उससे छेड़छाड़ संभव ना हो। यानी सर एक तरह से जो खिलाड़ियों को चाहे रोजगार देने का मामला हो या फिर जो खिलाड़ियों को ग्रेडेशन में जो दिक्कतें पहले आती रही उस तरीके की कोई दिक्कत ना, इसलिए पारदर्शिता के साथ एक पूरा जो खेल विभाग का जो पोर्टल है उसके ऊपर ये सब चीजें खेल ग्रेडेशन से जुड़ी हुई अपडेट करनी होगी। जी बिल्कुल, ये पोर्टल अगले 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है, और अगले 1 महीने में सारा पुराना डाटा हम इस पोर्टल पर डाल देंगे, और इसके साथ साथ जो फ्यूचर में डाटा है वो भी इस पोर्टल पे अवेलेबल सभी खिलाड़ियों के लिए भी रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। सर जो खेल नर्सरियां हैं उनकी बात करते हैं, खेल नर्सरियों की अभी क्या स्थिति है? चूंकि आपने जो है वो कुछ प्राइवेट खेल नर्सरियों के लिए जो है वो मंजूरी दी थी और कुछ जो वो सरकारी जो विभाग की तरफ से खेल नर्सरियां शुरू की जानी थी, अभी कितनी खेल नर्सरियां जो है वो शुरू हो चुकी है और कैसा माहौल आप देखते हैं ग्राउंड के ऊपर? आपके पास तस्वीरें आती है, क्या स्थिति है इस वक्त? 500 खेल नर्सरियां जो हमारे सरकारी विभाग के कोचेज चला रहे हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बड़ा अच्छा, सुबह उनकी एक स्कूल की भांति सभी बच्चे आते हैं, इकट्ठे होते हैं और असेंबली होती है। और अभी कुछ एक जिलों में जो एक्सपर्ट के हम लेक्चर, चाहे वो कोई न्यूट्रिशनिस्ट है या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे भी इनके लेक्चर या जो हमारे स्टार खिलाड़ी हैं पुराने, उनसे भी रूबरू इन खिलाड़ियों को करवा रहे हैं। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल्स में जो नर्सरियाँ चलनी थी उनका सवाल है, करीब 2200 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, जिसमें से अभी फर्स्ट फेज़ में 500 नर्सरीज इन स्कूलों को अगले हफ्ते में हम अलॉट कर देंगे। खेल निदेशक पंकज नैन का हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहते हो आप, और किस तरीके से विभाग और सरकार जो है वो किस तरीके से खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? हरियाणा शुरू से ही खेलों की भूमि रहा है और हरियाणा के हर एक व्यक्ति के दिल में खेल बसा हुआ है।
तो इस भावना को आप जीवित रखें, चाहे आप एक्टिव खिलाड़ी हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, खेल अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। और जिस तरीके से विभाग या सरकार खेलों को प्रमोट कर रही है, मेरा आम जनता से भी अनुरोध है कि अपने आसपास भी खेल को इसी तरीके से प्रमोट करें कि इतने सालों में जो हरियाणा खेलों की राजधानी के रूप में उभरा है, ये विश्व पटल पर भी अपना एक अलग से पहचान बनाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन मौजूद थे, जिन्होंने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर पंकज नैन ने यह बताया है कि ग्रुप ए और बी की नौकरियों में खिलाड़ियों को किसी कोटे के साथ बांधना उचित नहीं था, और यही वजह है कि अब उनको बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी कोटे के ग्रुप ए और बी की नौकरियां दी जाएगी। और साथ ही ग्रुप सी में जो उनका कोटा है, उसको 3% कोटे को पुनः बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।